थैंक यू। कोणती स्पीकर हे आधी ते तर ठीक होते, नाही तर हे पण झाली. त्यांना म्हणा की ते क्लास झाला का एकदा चेंज करून ते त्याचं वॉइस फिक्स करून घ्या. जर ते क्लिअर चाललं तर मी इकडे करेन. अरे हम ऑनलाइन आ चुके हैं। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, हेलो 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 हेलो, आ जाइए जल्दी 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 जल्दी। सो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यस, चल रहा है। यस, ऑनलाइन वालों फटाफट 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 आ जाइए। माही जी गुड नून, हैप्पी टीचर्स डे। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो शिक्षक दिन की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। राहिल पारिक जी हेलो बेटा। तो ऑनलाइन वालों गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। एक आपने आपके जिंदगी का पड़ाव तो पार कर दिया है एग्जीक्यूटिव का। अब सीएस प्रोफेशनल का जो पड़ाव है, उस सीएस प्रोफेशनल के पड़ाव के लिए हमारे तरफ से आपको ढेर सारे आशीर्वाद और आपके जर्नी के सक्सेस की हम जरूर गुजारिश करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो देवी और सज्जनों, आने वाला जो सफर है आपका, आने वाली जून 2024 की एग्जामिनेशन में आप जबरदस्त तरीके से सभी लोग अच्छे नंबर से बोथ मॉड्यूल विथ एग्जामिनेशन इन ऑल द सब्जेक्ट्स क्लियर करें, ये भगवान से हमारी गुजारिश होगी। सो अथर्व जी हेलो, शुभ राघव जी हैप्पी टीचर्स, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो चलो अब शुरुआत करते हैं। कल का लेक्चर नहीं हो पाया, रीजन इसके पीछे ये था कि जरा नई क्लासरूम का सेटअप चल रहा है सीएस प्रोफेशनल के बच्चों के लिए, और सेटअप कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन हमने मंगवाया था, वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन वालों ने देने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाया। तो इसके चलते थोड़ी सी लेक्चर में एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। तो इसलिए आपका एक लेक्चर मॉर्निंग में होता है ड्राफ्टिंग का, और बाकी लेक्चर्स आपके आफ्टरनून में शेड्यूल किए जा रहे हैं। होपफुली एक दो दिन में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, तो आपका रूटीन एकदम सेट हो जाएगा। मतलब मंडे से तो आपका एकदम जबरदस्त टाइप का रूटीन चलने वाला है, लेकिन आज से ही वैसे आपके रेगुलर सारे लेक्चर्स शुरू हो चुके हैं। ओके, सो लेट अस बिगिन। सो सर्वप्रथम लेक्चर में, सबसे पहले लेक्चर में हमने कंप्लायंस मैनेजमेंट के डिस्कशन से शुरुआत की थी। आई बिलीव सबको याद होगा कंप्लायंस मैनेजमेंट जो अपने 40 नंबर का पार्ट है, उससे हमने शुरुआत की थी। पहले तो जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा होगा उनके लिए एक समरी में बता दें। सब्जेक्ट का नाम कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑडिट और ड्यू डिलिजेंस है, जो 100 मार्क्स के लिए है, जिसमें से कंप्लायंस मैनेजमेंट 40 मार्क्स का है और ऑडिट और ड्यू डिलिजेंस का पार्ट 60 मार्क्स का है। तो ये पूरा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। इसमें से मतलब सब्जेक्ट के तो वैसे 3 पार्ट है, कंप्लायंस मैनेजमेंट, दूसरा ऑडिट और तीसरा ड्यू डिलिजेंस। इसके बारे में ब्रीफ आइडिया मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको दे दी थी। कंप्लायंस मैनेजमेंट मतलब अंडर वेरियस लॉज दैट आर एप्लीकेबल टू एनी बिजनेस एंटिटी, जो जो कंप्लायंसेस है वो कंप्लायंस करने की जिम्मेदारी ऑफ कोर्स हम कंपनी सेक्रेटरीज पे होती है। तो ये कंप्लायंस करते वक्त क्या एतबार हमने बरतना चाहिए, द थिंग्स दैट वी नीड टू ऑब्जर्व, the various types of compliances that we are required to carry out, the way we should carry out the compliance, the different compliances that we are required to carry out, as well as the penalties for non-compliances are to be discussed in this part. So this part is your bread and butter, ऐसा समझ लो। आप CS बनने के बाद जो भी चीजें करने वाले हो वो ये सब्जेक्ट में पढ़ोगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप CS इन एम्प्लॉयमेंट के बदले CS इन प्रैक्टिस होते हो तो भी आपके लिए कंप्लायंसेस है, ठीक है। मतलब आपके क्लाइंट के कंप्लायंसेस आप करोगे। ऑडिट है तो ऑडिट के दौरान आपने ऑडिट कैसे कंडक्ट करना है, क्या रूल्स रेगुलेशंस है आपके लिए, उस ऑडिट के पार्ट में पढ़ोगे।
और ड्यू डिलिजेंस वाला पार्ट जो है वो भी आप यहाँ पे सीखने वाले हो। ड्यू डिलिजेंस का जैसे मैंने बताया था कि एक ही चैप्टर है। चलो, सो ये एक ब्रीफ मैंने समरी दे दी, जो लोग प्रीवियस लेक्चर में किसी कारणवश अटेंड नहीं कर पाए होंगे उनके लिए। ओके, आगे बढ़ने से पहले और एक चीज बता दो, कल से जो लेक्चर्स होंगे वो यूट्यूब पे नहीं, अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे होने वाले हैं। तो प्रोफेशनल वालों जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन लिया है और एडमिशन लेके अगर अभी तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया होगा तो कृपया सॉफ्टवेयर टीम को फ़ोन करके संपर्क करके, ऑफकोर्स लेक्चर होने के बाद संपर्क करके अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा लीजिएगा। कल से अपने सॉफ्टवेयर में लेक्चर्स होंगे और वॉइस फीचर है अपने सॉफ्टवेयर में, तो इसका एक एडवांटेज आपको मिलता है और हमें भी एक एडवांटेज मिलता है कि ऑनलाइन वालों के साथ जो संपर्क नहीं हो पाता, यहाँ पे यूट्यूब पे सिर्फ कमेंट सेक्शन में कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग नहीं, तो एग्जैक्टली क्या चल रहा है ये हमें समझ में नहीं आता। तो सॉफ्टवेयर में अगर अपन लेक्चर लेते हैं तो 2 वे कम्युनिकेशन हो जाता है, 1 वे कम्युनिकेशन नहीं। तो कल से लेक्चर सॉफ्टवेयर में होंगे, सो कृपया अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा लीजिएगा। अब शुरुआत करते हैं। तो कंप्लायंस मैनेजमेंट में जो कंप्लायंस मैनेजमेंट 40 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है, इसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस 6 चैप्टर्स, ठीक है, रादर 7 चैप्टर्स टोटल डिस्कस करने हैं, 7 चैप्टर हमें डिस्कस करने हैं। तो ये 7 चैप्टर में से मैंने इसके बारे में भी प्रीवियस लेक्चर में बताया था। चैप्टर 1 कंप्लायंस फ्रेमवर्क, चैप्टर 2 डॉक्यूमेंटेशन, चैप्टर 3 साइनिंग, चैप्टर 4 लीगल फ्रेमवर्क, चैप्टर नंबर 5 वैल्यू एथिक्स ऑफ प्रोफेशनल्स, ठीक है, देन नॉन कंप्लायंसेस की पेनल्टीज और रिलीफ्स एंड रेमेडीज का लास्ट वाला चैप्टर। ऐसे 7 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, ठीक है। सो आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे एग्जीक्यूटिव में हर एक चीज हमने आराम से की थी, वैसे प्रोफेशनल में भी हर एक चैप्टर हम आराम से पढ़ने जा रहे हैं। तो सीक्वेंस बहुत ही क्लियर है। सबसे पहले हम चैप्टर 4 से शुरुआत करने जा रहे हैं, मतलब आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 4, ठीक है। अब ये चैप्टर नंबर 4 चुनने के पीछे की वजह मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दी थी। देखो, ये पूरे सब्जेक्ट में CS बनने के बाद, मतलब कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद हम क्या काम करने वाले हैं, हम वो काम कैसे करेंगे, और अगर हम जिस प्रकार से बताया है उस प्रकार से वो काम नहीं करते तो हमारे अगेंस्ट एज ए प्रोफेशनल कौन सी कानून है जो हमारे अगेंस्ट एक्शन लेंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये सब हम ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। मतलब कई सारे बच्चों की यह धारणा होती है ये तो टाइम पास सब्जेक्ट है, थियरी सब्जेक्ट है, यूं ही पढ़ के हो जाता है। नहीं भाई, ठीक है, ये बहुत मजेदार सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को केसेस के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हो। इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत पकाऊगिरी है वगैरह, टाइम पास है, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया सब्जेक्ट है अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझ के लेंगे तो। चलो, तो पहला चैप्टर जो चुनने के पीछे वजह थी कि पहले चैप्टर में मैं ये जो चैप्टर 4 है इसमें आपकी जो प्रोफेशनल बॉडी है ICSI, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपसे क्या एक्सपेक्टेशन लगा के रखती है, ठीक है, एज ए प्रोफेशनल, मतलब आप जॉब करो या फिर आप प्रैक्टिस करो, आपसे ICSI ने क्या एक्सपेक्ट किया है, ये इन 2 चैप्टर्स के द्वारा आपको पता चलता है, ठीक है। सो इसलिए ये 2 चैप्टर मैंने सबसे पहले पिक किए। पहले हमें ये समझे कि हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एज ए स्टूडेंट आपके टीचर्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छे से पढ़े लिखे, एग्जामिनेशन अच्छे से दे, पास हो जाए, ठीक है। आपके पेरेंट्स की भी आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ ये पढ़ लिख के कुछ अच्छा करे अपने जिंदगी में, खुश हो जाते हैं वे। तो वैसे ही अपनी ICSI भी अपने मेंबर से कुछ एक्सपेक्ट करती है। तो एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्टेशन होती है उनकी, ये समझना जरूरी है। फिर बाद में हम देखेंगे कि हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सब बाद में आएगा। तो लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर यही कवर करता है। इन द मीनवाइल ऑनलाइन वाले हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। रघुराज जी गुड आफ्टरनून, देन मधुसूदन परब जी, हर्ष सिद्धू जी, आयुष्मान सिंह, मुकेश धारीवाल सर, टू whom do I connect to install the software? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको देखो नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है, 8888371371 8888138555, ये इनमें से किसी भी एक नंबर पे आप फोन कीजिएगा, ठीक है, वो आपको पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन का प्रक्रिया समझा देंगे। ओके, चलो, सो लेट अस कल्पक, ओके, राम जी आ चुके हैं जो कल्पक को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। सो राम जी आपका भी स्वागत है। लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ये चैप्टर में सबसे पहले तो
कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन के बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक है, सीएस के प्रोफेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। मतलब आपका सीएस का प्रोफेशन 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ये सीएस का प्रोफेशन कैसे डेवलप हुआ, इसकी जर्नी, आपके कोर्स की जर्नी ये चैप्टर के शुरुआत में कवर की गई है। उसके बाद ठीक है, ये आईसीएसआई एक्ट जो बना है आपके कोर्स को गवर्न करने के लिए, इसकी कुछ प्रोविजंस हम पढ़ने वाले हैं। प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंपनी सेक्रेटरीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस। देखो अब कैसे एज ए स्टूडेंट आपको कई सारी चीजें पता होनी जरूरी होती है। एज ए स्टूडेंट आपको यह पता होना जरूरी है कि पास कैसे करना है, एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, क्या दोनों एक ग्रुप में ज्यादा मार्क आते हैं दूसरे ग्रुप में कम मार्क आते तो सेट ऑफ मिलेगा क्या। तो ये जो आपकी प्रोविजन है ये स्टूडेंट के लिए बनाई गई प्रोविजन है। अब आप भूल जाइए ये सब्जेक्ट पढ़ते वक्त कि आप स्टूडेंट हो, ठीक है। एज ए मेंबर, ठीक है, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है या आईसीएसआई एक्ट आपको कैसे अफेक्ट करता है ये आप सीखने वाले हो। तो इसलिए सबसे पहले तो इस चैप्टर में आपको आईसीएसआई एक्ट 1980 की प्रोविजंस पढ़ाई जाएगी। पूरा आईसीएसआई एक्ट आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे, रादर मैक्सिमम आईसीएसआई एक्ट के प्रोविजंस बताऊंगा, क्योंकि इसमें से कुछ प्रोविजन चैप्टर 5 में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 4 में आईसीएसआई एक्ट 1980 की प्रोविजंस, उसके अलावा आईसीएसआई एक्ट के अलावा कंपनी सेक्रेटरीज रेगुलेशंस 1982 भी हम पढ़ेंगे। अब रेगुलेशंस क्या होता है वो भी बताऊंगा, चिंता ना करें। उसके अलावा आईसीएसआई ने मेंबर्स के लिए गाइडलाइंस इशू की है रिलेटिंग टू एडवर्टाइजिंग देयर प्रोफेशन। एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस इशू की है। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको समझेगा वो एग्जांपल देते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, अगर कोई मेरिट में आ जाता है उनका स्टूडेंट, तो जबरदस्त टाइप की मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। हमारी क्लास की सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी एक स्पेसिफिक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये बस एग्जांपल है, ठीक है। सो सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करती है, अगर ऑल इंडिया रैंक है तो एकदम जबरदस्त टाइप से प्रमोशन करती है, अच्छा है, गुड, ठीक है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, ये एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन के चक्कर में ना कई सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी फॉलो होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट ने आपसे सिर्फ बुक खरीदी होगी या स्टूडेंट ने एक सब्जेक्ट खरीदा होगा, तो ये डिस्क्लोजर नहीं दिया जाता क्लास वालों की तरफ से कि हाँ इसने हमसे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही खरीदा था या सिर्फ बुक खरीदा था या सिर्फ टेस्ट सीरीज हमसे ली थी, ऐसा कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया जाता, ठीक है। वो स्टूडेंट का मेरिट भी क्लेम होता है, सब कुछ क्लेम होता है, ठीक है। ये करने के पीछे वजह क्या होती है, ऑफकोर्स बच्चों को प्रमोट करना या बच्चों को क्या बोलते हैं, इंकरेज करना, मोटिवेट करना, ये एंसिलरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्लास को एडवर्टाइज करना, ठीक है। सो ये दिखाना, ये रादर मैं भी ये क्लास वाला हूँ अनडाउटेडली, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके पीछे वजह क्या होती है, ये मार्केट करने के पीछे, एडवर्टाइज करने के पीछे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने यहाँ एडमिशन ले। ऑफकोर्स ये तो सभी को ऑब्जेक्टिव होता है कि मैक्सिमम बच्चे अपने पास मतलब हमारे ऑल इंडिया रैंकर्स देख के हमारे पास एडमिशन ले, ये क्लास वालों का उद्देश्य होता है, हर एक क्लास वालों का इनफैक्ट उद्देश्य होता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसमें एक गलती ये है कि यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। नॉट डिस्क्लोजिंग कंप्लीट ट्रुथ इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट, करेक्ट, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सो उसी प्रकार से कुछ किया जाता है। तो क्या जब सीएस आप बन जाते हो तो क्या आईसीएसआई आपको ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करने की अनुमति देता है? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कोई एक पेपर फाइल करने का आपके पास काम आ गया, तो आपने पूरे इंडिया में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक होर्डिंग लगा दी कि आई एम एक्टिंग एज अ कंसल्टेंट और एडवाइजर और ऑडिटर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और सब जगह आपने प्रमोशन करना शुरू कर दिया। देन आईपीएल की मैचेस हो रही है तो मैच में, या एशिया कप अभी चल रहा है तो एशिया कप के ग्राउंड में आपने आपकी होर्डिंग्स लगा दी। तो ऐसा करना आपको अलाउड है क्या? आपने शाहरुख खान, आपने अजय देवगन, अक्षय कुमार, इनसे टेलीविजन पे, ठीक है, आप सीएस बन चुके हो और आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपके इतने इतने क्लाइंट्स हैं, इसकी एडवर्टाइजमेंट इनसे करा के ली, तो क्या आपको ऐसा करना अलाउड है या नहीं है? ठीक है, इसके लिए ये गाइडलाइंस है, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये भी अपन पढ़ने वाले हैं। आईसीएसआई गाइडलाइंस फॉर एडवर्टाइजमेंट बाय कंपनी सेक्रेटरीज। दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा ये, यानी ये सारे, ठीक है, रादर आईसीएसआई एक्ट 1980, then company secretaries regulations 1982, then ICSI guidelines for advertisement by company secretaries 2020। ये सब पढ़ने के बाद आपको ये प्रतीत होगा कि प्रोफेशनलिज्म के
हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, एज ए प्रोफेशनल आपने कैसे एक्ट करना चाहिए, एज ए प्रोफेशनल आपने खुद को कैसे प्रोजेक्ट करना चाहिए, ये आपको इन तीनों एक्ट से और रेगुलेशन से समझ में आ जाएगा। तो ये एक पढ़ेंगे, और उसके साथ ही कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस है जो प्रोफेशनल्स के कंडक्ट को गवर्न करने का काम करते हैं, वो भी हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज व्हाट इज चैप्टर समरी इन नटशेल, मैंने बता दिया मोटा मोटी अपने को पढ़ना क्या है। तो क्या क्या पढ़ना है, पहले तो इंट्रोडक्शन में अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में, यस, कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आईसीएसआई एक्ट 1980 के प्रोविजंस पढ़ेंगे, उसके बाद कंपनी सेक्रेटरीज रेगुलेशंस 1982 पढ़ेंगे, उसके बाद आईसीएसआई गाइडलाइंस फॉर एडवर्टाइजमेंट बाय कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 2020 पढ़ेंगे, रादर गाइडलाइंस 2020 पढ़ेंगे, और कंपनीज एक्ट 2013 की प्रोविजंस पढ़ेंगे। बस ये 4 चीजें पढ़नी है। ओके ओके, जीगल में 80 आए हैं, राम जी वेरी गुड बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, अथर्वा स्टिकर जी राम जी को नमस्कार कर रहे हैं, रघुराज जी राम जी को नमस्कार कर रहे हैं। चलो, तो राम जी की दुनिया में राम जी हर एक लेक्चर में आते हैं, मजेदार कैरेक्टर है राम जी। ओके चलो, सो ऐसे ही राम जी हमें एंटरटेन करते रहिएगा आज के लिए, कल से तो आप हमें एंटरटेन करोगे शायद हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में। तो अब उसके नाउ कमिंग, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस किसी को कोई क्वेरी आती है तो प्लीज आज के लिए YouTube के साथ हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ समय के बाद मैं कमेंट्स रीड करते रहता हूं, तो कमेंट्स रीड करके मैं आपको जवाब दे दूंगा। लेट अस बिगिन नाउ। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन। पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि आपका जो ये CS कोर्स ओरिजिनेट हुआ वो कैसे ओरिजिनेट हुआ। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया की स्थिति इतनी जबरदस्त नहीं थी। ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज नहीं थी, इंडिया के अंदर कंपनीज नहीं थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के राज में भी कुछ इंडस्ट्रीज थी, कुछ कंपनीज थी, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा इटसेल्फ इंडिया में कंपनीज शुरू हो चुकी थी। रादर तब कंपनीज एक्ट भी आया था, अंग्रेजों वाला कंपनीज एक्ट था। उसके बाद आज़ादी के बाद कंपनीज एक्ट 1956 आया, उसके बाद उसको अमेंड करके हमने कंपनीज एक्ट 2013 बना दिया। तो ये तो कंपनी का हिस्ट्री आप सभी लोग जानते हो। तो जैसे कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी इंडिया के अंदर जो थी वो केवल इंडिपेंडेंस के बाद नहीं, इंडिपेंडेंस से पहले भी थी। तो इन कंपनीज, अगर कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस कंपनी एस्टेब्लिश करके करता है तो कंपनी के साथ उसके कंप्लायंसेस मुफ्त में आते हैं। तो अगर कंपनी के अंदर ढेर सारे रूल्स रेगुलेशंस लॉज एप्लीकेबल है जिसका आपको अगर कंप्लायंस करना है तो ये कंप्लायंस करने के लिए ज्ञानी प्रोफेशनल की भी जरूरत है। तो इसका मतलब जो CS प्रोफेशनल्स है इनकी जरूरत केवल ICSI एक्ट 1980 पास होने के बाद 1980 के बाद ही कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशन ओरिजिनेट हुआ होगा, ऐसे आपका मानना है तो आपका मानना बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखो 1950s में, मतलब इंडिपेंडेंस मिलने के 2-3 साल बाद ही यह शुरू हो चुका था। इंडिया को आज़ादी मिल चुकी थी। एक जगह हम हमारे देश को संभालने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी जगह हम हमारी इकोनॉमी को लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हम सारी चीजों पे एक साथ काम कर रहे थे, देश के सारे जनता जनार्दन। कुछ लोग इस बात की खुशी मना रहे थे कि हमें आज़ादी मिल गई, कुछ लोग इस बात में उलझे हुए थे, चलो हमें आज़ादी तो मिली है लेकिन क्या ये नई सरकार हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर पाएगी या नहीं। फार्मर्स चिंतित थे कि हमें आज़ादी के बाद हमारे लिए सरकार क्या सोचेगी। इंडस्ट्रियलिस्ट चिंतित थे कि सरकार हमारे लिए क्या सोचेगी, ठीक है। सो लोग भी चिंतित थे कि हमने हिंदुस्तान में रहना चाहिए या पाकिस्तान में जाना चाहिए। नॉट ऑल बट फ्यू पीपल वर थिंकिंग अबाउट दैट, ठीक है। सो कई सारे लोग पाकिस्तान से निकल के इंडिया में आ गए, ऑफ कोर्स फॉर इकोनॉमिक रीजंस। आप सभी लोग जानते हो कि हाँ, तब इंडिया तब से लेके, मतलब इंडिया में जो पोटेंशियल है ग्रो करने का वो आज़ादी के तुरंत बाद ही समझ में आया था लोगों को। भले ही हमें टाइम लगा ग्रो करने के लिए, लेकिन सब्सिक्वेंटली रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस आफ्टर 75 ईयर्स। 75 साल 76-77 साल के बाद हम सब के सामने रिजल्ट्स आ चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिफरेंस क्या हुआ, इकोनॉमिकली डिफरेंस क्या हुआ। चलो, सो ये जो बिजनेसेस थे, बिजनेस हाउसेस जो थे वो 1950s से ही बहुत एक्टिव थे और देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इन बिजनेस हाउसेस को गवर्न करने के लिए
प्रोफेशनल्स की जरूरत थी जो कंपनीज को उनके कंप्लायंसेस न केवल समझाए बल्कि उनसे ये कंप्लायंसेस करा के भी ले। तो नॉट ओनली अंडर कंपनीज एक्ट बट वॉट एवर एक्ट्स वर एप्लीकेबल एट दैट टाइम, उनकी तहत ये कंप्लायंसेस कराने बहुत जरूरी थे। ओके, तो इसके लिए 1950s में अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी इनकॉर्पोरेट की, एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी रादर फॉर्म किया। अब नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या, जैसे अब आईसीएसआई जो ऑपरेट करता है, इट एक्ट्स अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आईसीएसआई की स्थापना, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेपरेट लॉ पास किया, लॉ पास करके उसके तहत ये इंस्टीट्यूट को स्थापित किया है। तो ये अभी स्टैट्यूटरी बॉडी बन चुकी है एज इट इज एक्टिंग अंडर अ पर्टिकुलर लॉ, इट इज गवर्न्ड बाय ए पर्टिकुलर लॉ। लेकिन पहले जब स्टार्टिंग में जब आपका ये प्रोफेशन ओरिजिनेट किया गया 1950s में, जब ऐसे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स की जरूरत महसूस हुई, तब ये बनाने के लिए कोई स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की सोची नहीं किसी ने। तो फिर क्या किया, एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म की, और वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी ने, ठीक है, ऐसा एक क्वालिफिकेशन डिजाइन किया कि जिस क्वालिफिकेशन को अक्वायर करने के बाद ऐसे प्रोफेशनल्स तैयार होंगे जो कंपनियों को कंप्लायंसेस करने में मदद करेंगे। तो ऐसे पहली डिग्री जो इस कोर्स के लिए बनाई गई थी उसको कहा गया GDCS। GDCS दैट इज गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कंपनी सेक्रेटरीशिप, ठीक है, मतलब CS नहीं था, GDCS था। ओके, तो ये एक डिप्लोमा कोर्स अपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तब उसको डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नाम से जाना जाता था। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसके लिए एक कोर्स बनाया, एक डिप्लोमा बनाया, एक नॉमिनल सा सर्टिफिकेशन कोर्स बनाया। मतलब अभी जो हम एग्जामिनेशन दे रहे हैं ना, CSET, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, वैसे कुछ नहीं था, बस एक एग्जामिनेशन दो, डिप्लोमा का एक कोर्स था, वो गवर्नमेंट उनको ट्रेन करता था। कुछ लोगों को मतलब जो लीगल नॉलेज थोड़ा बहुत जिनको था, उनका एक डिप्लोमा कोर्स फ्रेम किया, उनको थोड़ा सा लॉज का नॉलेज दिया, ट्रेनिंग दिया थोड़ा बहुत, और इनको डिप्लोमा बांटे गए लिटरली, क्योंकि तब ये पढ़ाई लिखाई करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी और ज्यादा करके लोगों का इंटरेस्ट अकाउंटेंसी और टैक्सेशन में था, कंप्लायंसेस में बहुत कम लोग रुचि रखते थे, ठीक है। सो इसलिए ऐसा नहीं बिल्कुल रुचि नहीं रखते थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि क्या ये मतलब गवर्नमेंट का विजन नहीं था कि ये प्रोफेशनल कोर्स इतना आगे जाके बड़ा बनेगा, लेकिन तब गवर्नमेंट ने एक डिप्लोमा कोर्स अनाउंस किया और GDCS मतलब गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कंपनी सेक्रेटरीशिप शुरू कर दी। अब ये बात थी 1950s की, जब ये कोर्स शुरू किया गया तो बाद में गवर्नमेंट ने पाया कि इस कोर्स में ढेर सारे एडमिशन्स, डिप्लोमा के लिए ढेर सारे एडमिशन्स होने लगे और कई सारे लोग ये GDCS नाम का कोर्स करने लगे। तो गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया, डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को समझ में आ गया। पहली चीज उनको समझी कि कंपनी में ऐसे GDCS पास होके प्लेस होने वालों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और ये कोर्स करने वालों की संख्या भी ज्यादा होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। इसलिए फिर गवर्नमेंट ने एक आइडिया किया, दिमाग लगाया और पुराने कंपनीज एक्ट के 1956 में सेक्शन 25 कंपनी, मतलब अभी के कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 8 कंपनी जो होती है आपकी, वो कंपनी गवर्नमेंट ने इनकॉर्पोरेट की, जिसको हम कौन सी कंपनी कहते हैं, नॉन NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सेक्शन 25 कंपनी, पुराने कंपनीज एक्ट 1956 की सेक्शन 25 कंपनी करके ICSI को एस्टेब्लिश किया गया। मतलब ICSI was not registered under ICSI Act. ICSI was not initially formulated under ICSI Act, but it was incorporated under Companies Act. वो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत सेक्शन 25 के तहत उसने अपना रजिस्ट्रेशन लिया और वो रजिस्ट्रेशन लिया 1968 में, 1968 में। मतलब 1950 में इसकी प्रपोजल रखा GDCS कोर्स का, 1950 से लेके 1960-65 तक 10-15 साल तक ये GDCS नाम का कोर्स ही चलते रहा, जिसकी तहत गवर्नमेंट ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स बांट के लोगों को प्रैक्टिस करने का, GDCS के नाम से प्रैक्टिस करने का अधिकार भी दे दिया। और ऐसे लोग बहुत कम प्रोफेशनल्स अभी भी है जो CS की प्रैक्टिस करते हैं और वो CS की मतलब ICSI एक्ट बनने के बाद या ये 3 एग्जामिनेशन दे के वो ये CS नहीं बने, बल्कि GDCS में वो डिप्लोमा होल्ड करके CS बने हैं। एंड दे आर हैविंग द सेम राइट्स एज लाइक
कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है, वो अभी भी आईसीएसआई के मेंबर्स है, लेकिन उनके पास जीडीसीएस वाला सर्टिफिकेट है। बहुत जबरदस्त सर्टिफिकेट था। अगर आज के जमाने में आपके पास वो सर्टिफिकेट होता तो आप 6 महीने के अंदर सीएस बन जाते हैं। ओके, बहुत जबरदस्त था, लेकिन ठीक है, अब की बात अलग है, तब की बात अलग है। तो ड्यू टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आईसीएसआई वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए एनपीओ अंडर सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट 1956 ऑन 4th of October 1968। तो बी मोर प्रिसाइज 4 अक्टूबर 1968 में, ठीक है, आईसीएसआई की स्थापना की गई और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां रखा गया? न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब दोस्तों, तो सीएस प्रोफेशन को और थोड़ा ज्यादा रिकग्निशन मिल गया। पहले एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, बाद में ये कंपनी बन गया। मतलब पहले तो सिर्फ ये एक डिप्लोमा कोर्स था, डिप्लोमा कोर्स है, आईसीएसआई कंपनी बन गई। कंपनी बनने के बाद अब उसका गवर्नेंस जबरदस्त होने लगा। उन्होंने कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन करना शुरू कर दिया, एग्जामिनेशन कंडक्ट करना शुरू किया, ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स डिजाइन किए, आर्टिकलशिप जिसको आप कहते हो ना, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन किए, और इस प्रकार से उन्होंने ये कोर्स को चलाना शुरू किया। अब जैसे जैसे 1968 में, ठीक है, जब जैसे आईसीएसआई की कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, उसके बाद जो प्रोफेशनल्स बनने लगे, ये प्रोफेशनल्स का लेवल ऑफ नॉलेज एंड द इंपॉर्टेंस दैट द इंडस्ट्री हैड, ठीक है, इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। मतलब इंडस्ट्री से ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे ये प्रेशर डाला गया, बिजनेस हाउसेस ने ही इसके ऊपर प्रेशर डाल दिया कि बाबा ये ऐसे प्रोफेशनल्स हमें चाहिए, इनको नॉलेज भी जबरदस्त है और ये कंपनी को चलाने के लिए एक अहम अपना किरदार निभा रहे हैं। दे आर प्लेइंग ए वेरी वाइटल रोल इन हेल्पिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन कैरिंग आउट द कंप्लायंसेस। क्योंकि पुराने जमाने के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और पुराने जमाने के फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंप्लायंसेस थे ना, वो बहुत खतरनाक टाइप के कंप्लायंसेस थे। मतलब अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, इसलिए टेंशन नहीं है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो महीना महीना 2-2 महीना वेट करना पड़ता है रेक्टिफाई करके वो डॉक्यूमेंट रीसबमिट करने में। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं था कि हर एक कंप्लायंस वो खुद से करते बैठे, तो इनका सारा ये जो बर्डन है ना, ये कंपनी सेक्रेटरीज ने उठा लिया, और इसके वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम आसान हो गया, इसलिए सीएस का महत्व बढ़ गया। अब इतना महत्व बढ़ गया कि ये एक ऐसा प्रोफेशनल बॉडी बनना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, और ऐसे प्रोफेशनल्स इसमें बनने चाहिए जो इथिकली, नॉलेज वाइज भी बहुत साउंड हो और इथिकली भी साउंड हो, क्योंकि धीरे धीरे इनके ओपिनियन के ऊपर लोग भरोसा रखना शुरू कर दिए। तो अगर आईसीएसआई कंपनी रहती तो शायद कोई कॉरपोरेट उसके शेयर्स ओन करता, और फिर अगर कोई कॉरपोरेट अगर इस बॉडी को ओन करता, जैसे अंबानी अदानी अभी के कॉरपोरेट्स है, वैसे उस जमाने के कॉरपोरेट्स अगर इस कंपनी को ओन करना शुरू करते तो शायद इस कोर्स की जो ट्रांसपेरेंसी और वैल्यू और ट्रस्ट वर्दीनेस है वो उतना नहीं रहता। इसलिए गवर्नमेंट को अपनी ये गलती समझ में आने के बाद 1980s में गवर्नमेंट ने आईसीएसआई की कंपनी को डिसॉल्व कर दिया, और जो कंपनी थी उसको डायरेक्टली आईसीएसआई एक्ट 1980 पास करके इसको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बना दिया। मतलब कंपनी डिसॉल्व हो गई, और कंपनी डिसॉल्व होने के बाद आपकी आईसीएसआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, गवर्नमेंट बॉडी बन गई, ठीक है, बाय पासिंग एन एक्ट इन द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। द देन फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त, द देन लॉ जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स मिनिस्टर जो थे श्री पी शिवशंकर जी, इन्होंने 1980 में जब हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में ये बिल रखा था, ये एक्ट पास करने के लिए, आईसीएसआई एक्ट 1980 पास करने के लिए, आईसीएसआई बिल 1980 जब हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में रखा तो उन्होंने अपने स्पीच में ये बता दिया कि 1980 में भाई साहब ने बता दिया कि आने वाले समय में ये प्रोफेशन इस देश की इकोनॉमी में 4 चांद लगाने वाले हैं। इन प्रोफेशनल्स का बहुत ही अहम रोल होने वाला है। भले ही ये बॉडी अभी आपको छोटी लगे, लेकिन आने वाले समय में ये बॉडी बहुत अहम किरदार निभाएगी, और वैसे ही होते रहा। 1980s के बाद रेस्ट इज हिस्ट्री, अपनी बॉडी बन गई। अब तो हजारों मेंबर्स इस बॉडी के आईसीएसआई एक्ट के तहत सीएस इंस्टीट्यूट के कई सारे मेंबर, हजारों मेंबर्स बन चुके हैं, और ये तो बहुत, और इसका महत्व क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग इस लेवल पे आने के बाद इसको भली बात ही समझते हो। So, I believe reality is there is no good packages in CA.
12 लाख फ्रेशर का एवरेज, ओके। और सीए में 10 लाख, सीएस का 3 से 4 लाख, ओके। अब ये कौन है? सतवीर सिंह जी, वेरी गुड। अब चलो, आपने ना बहुत सही प्रोफेसर के सामने सही पैकेज रखी है, तो इसका मैं थोड़ा सा अभी, ये पहला ही लेक्चर है और हमारे एक श्रोता है सतवीर सिंह जी जो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, मैं बता दूं। अब आपको आराम से बताता हूँ पैकेज के बारे में, बस 2 मिनट लूंगा, ज़्यादा नहीं। देखो अब जैसे क्रिकेटर्स के बारे में आपको पता है कि क्रिकेटर जो है, क्रिकेटर बनने से पहले किसी एकेडमी से वो ट्रेनिंग लेते हैं, और वो एकेडमी से ट्रेनिंग लेने के बाद वो क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, रादर अच्छा क्रिकेट खेलते तो आगे बढ़ते जाते हैं। तो जैसे आपको पहले रणजी खेलना होता है, रणजी खेलने के बाद अगर आपका गेम अच्छा रहा तो आपको इंडियन टीम में भी सिलेक्ट किया जाता है, आपका इंडियन टीम में सिलेक्शन होने के बाद वहाँ पे भी गेम अच्छा रहा, आईपीएल खेलने का भी मौका मिलता है, या पहले आईपीएल खेलते हो उसके बाद आप क्या बोलते हैं वो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हो। तो दोस्तों बात बहुत सिंपल है, अगर आपकी गेम अच्छी रही तो आपको दुनिया की कोई भी टीम उठा लेगी, वो आईपीएल की कोई फ्रेंचाइजी हो या आपकी इंडियन टीम को खेलने की बात हो, कोई भी टीम आपको उठा लेगी। लेकिन आप क्रिकेटर होने में दोष है या आपकी स्किल्स में दोष है? मतलब कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत क्रिकेट खेलते हैं लेकिन फिर भी वो ना आईपीएल अपने जिंदगी में कभी खेल पाते हैं, वो अपने जिंदगी में कभी भी इंडियन टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, और फिर आप क्रिकेट को ब्लेम देंगे कि क्रिकेट एक बकवास स्पोर्ट है क्योंकि इसमें मेरा करियर बना ही नहीं, मैंने इसके लिए इतने साल दिए, मुझे इस गेम ने क्या दिया। ठीक है, सो ये बोलने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। केदार जाधव नाम का एक प्लेयर था, ठीक है, केदार पुणे से, महाराष्ट्र से था, पुणे से था इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया प्लेयर था, लेकिन पता नहीं उसकी गेम बाद में कैसे खराब हो गई। ठीक है, कुछ सालों तक उसने इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया, आईपीएल भी खेला 1-2 सीजन, और उसके बाद वो गायब हो गया। अब मैं सिर्फ ऐसे केदार जाधव जैसे कई सारे प्लेयर हैं जो क्रिकेट खेल के बाद में गायब हो गए। अब वो अगर गाली देते ये गेम कुछ नहीं देता, ये गेम बकवास है, टाइम पास है, इससे पैसा ही नहीं मिलता, फालतू गेम है। अब दोष किस में होता है, प्लेयर में होता है या गेम में होता है, ये आपने डिसाइड करना है। ठीक है, तो अगर आप कोर्स करते हो और आपको अगर पैकेज नहीं मिलता तो आप बोलते हो यार कोर्स में दम ही नहीं है। दम भाई कोर्स में नहीं होता, दम आदमी में होता है। आप में नॉलेज है, आप में कैलिबर है, तो आपको डिग्री की भी जरूरत नहीं, सीएस करो ही मत, न सीए करो, न सीएस करो, न सीए में करो। देखो ये कोर्सेस ना आपको नॉलेज देने का काम करते हैं, ये आपको पैकेज देने का काम नहीं करते। ठीक है, ये बात को समझ लो। तो ये कोर्स आपको नॉलेज देंगे और उस नॉलेज का इस्तेमाल करके आपने पैसा कमाना कैसे है वो अलग स्किल्स होती है। तो पैसा डिग्री के लिए नहीं है, ये बात समझ लो। अगर प्रोफेशनल लेवल पे आने के बाद भी अगर आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई होगी तो भाई साहब कोर्स करके मतलब ही नहीं। ठीक है, तो किसी भी प्रोफेशन के लिए दिस इज ट्रू, सीए हो, सीएस हो, सीए में हो, कोई भी प्रोफेशन, अगर आके आप बार बार गाली दोगे सर क्या 10-12 लाख की मिलता है, सर बाकी इसमें 15, 20, 20, 30, 30 लाख का पैकेज है, अपने प्रोफेशन में 5, 6, 10, 12 लाख मिलता है। भाई आप नॉलेज लो, आपके नॉलेज का वैसे एप्लीकेशन दिखाओ। ठीक है, कई सारी, मैंने बोलने की जरूरत क्या है, आप खुद जाके कंपनी, कई सारी लिस्टेड कंपनीज है, इनके आप एनुअल रिपोर्ट खोलो और उसमें आप पैकेजेस देख लो, आपको खुद ही को समझ में आएगा कितना पैकेज मिलता है कितना नहीं। तो वैसा ये गलतफहमी मत पालना, सिर्फ रट्टा मार के पास होना, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऑप्शन में रख के पास होना और फिर इंटरव्यू खराब देना और उसके बाद भी उम्मीद रखना कि 50 लाख का पैकेज मिलेगा, तो बहुत समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। ठीक है, चलो, सो ओके, चलो कोई बात नहीं। अरे बिल्कुल, इनको बिल्कुल कुछ मत बोलना, ये भाई साहब जो बोल रहे हैं बस जो बोलना है इनको बोलने दीजिएगा। ठीक है, छोड़ दीजिएगा। सो जवाब नहीं देंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चलो, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, अटेंशन डाइवर्ट नहीं करेंगे, कमिंग बैक टू आवर। ठीक है, देखो आप, मैं बस एक चीज कहूंगा, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है, ज्यादा तो तजुर्बा नहीं है मुझे इस इंडस्ट्री में आके, रादर ये प्रोफेशनल कोर्सेस मैंने भी सीए कंप्लीट किया, सीएमए कंप्लीट किया, सीएस के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो तीनों प्रोफेशंस के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। कोई भी, ये तीनों कोर्सेज के बारे में मुझे पता है और बहुत ही उम्दा कोर्सेज है। मतलब ये जो यहाँ पे बकवास करने वाले बच्चे वो छोड़ दो। ठीक है, हमारे पास कई सारे, अभी मैंने ये बताना नहीं चाहिए, दिस विल अमाउंट टू बार्गिंग, बट मैंने कई सारे, हमारे पास, हमारे खुद के पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इंडिया के बाहर के जी, और हम जानते हैं कि ये इंडिया के बाहर वाले लोग हमें क्या इज्जत देते हैं, मतलब हम प्रोफेशनल्स को। ठीक है, मतलब आई वर्क विद द टीम ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, आई वर्क विद द टीम ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स, आई वर्क विद द टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सो आई वेरी वेल नो कि हाउ मच यू कैन अर्न।
ठीक है। सो इट डजेंट डिपेंड अपॉन योर क्या बोलते हैं डिग्री, ठीक है। अब कोई क्लाइंट आने के बाद पूछता नहीं भाई तो ऑल इंडिया रैंकर है क्या, ओके। कोई क्लाइंट आने के बाद मुझे पूछता भी नहीं और मैं बताता भी नहीं मेरे पास। मैंने भी जब ये लेक्चर शुरू किया तब मैंने मेरे बारे में कुछ इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया आपको, ठीक है। सो आपका काम बोलता है दोस्तों, याद रखना, आपकी डिग्री नहीं बोलती, आपका नॉलेज बोलता है, ठीक है। सो बस लेट द नॉलेज टॉक, रेस्ट इज हिस्ट्री, छोड़ दो, ओके चलो। सो दोस्तों अब कमिंग बैक टू अवर बिजनेस, हाँ तो 1980s में जब 1980s में जब आईसीएसआई एक्ट फॉर्मुलेट हुआ, आईसीएसआई एक्ट फॉर्मुलेट करने के बाद अपने प्रोफेशन को रिकग्निशन मिला और जबरदस्त चल रहा है प्रोफेशन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अभी भी बहुत चल रहा है, लंबे रेस का घोड़ा है ये, कई सालों तक चलते रहेगा, ओके। सो कंपनीज एक्ट 2013 ऑल्सो रिकग्नाइज कंपनी सेक्रेटरीज एज की मैनेजरियल पर्सनल, ठीक है। मतलब अब रिसेंटली, मतलब पुराना नहीं, अभी का लेजिस्लेशन जो है उस लेजिस्लेशन में आगे हम सेक्शन पढ़ने वाले हैं, उन सेक्शंस में आप पढ़ोगे की मैनेजरियल पर्सनल की डेफिनेशन में किसको इंक्लूड किया गया है। न सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इंक्लूड किया गया की मैनेजरियल पर्सनल के डेफिनेशन में, न किसी हार्डवेयर इलेक्ट्रिक इंजीनियर को इंक्लूड किया गया, न किसी को। कि केएमपी की डेफिनेशन न आईसीएसआई ने बनाई है, न आईसीएआई ने बनाई है, न सीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट ने बनाई है ना। की मैनेजरियल पर्सनल की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में दी है और उस कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन में आप खुद ही समझ जाओ कि सीएस का वैल्यू क्या है। चलो ओके, वैकेंसी जब भी आती है तो हम इंटरव्यू देने के लिए, क्या जरूरत है आपको कहीं जॉब वॉब करने की, भाई प्रैक्टिस खोल दो, अपनी दुकान खोल दो, सेट होने के लिए 1-2 साल लगते हैं, बाद में आराम से पैसा ही पैसा है, ठीक है। सो ये फालतू की बात है, छोड़ दो ये, चलो। सो नाउ लेट अस बिगिन। आई बिलीव एक आइडिया सबको आ गया होगा। ऑनलाइन वालों प्लीज कॉमेंट कर दीजिएगा अगर आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट समझ में आ गया होगा, अपने इंस्टीट्यूट की ओरिजिनेशन कैसे हुई इसके बारे में अगर आपको ब्रीफ आइडिया आ गया होगा तो कृपया यस 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 करके कमेंट कीजिएगा। ओके ओके, जय सुतार जी, टेंशन मत लीजिएगा, किसी एक के कहने से कोर्स कभी बर्बाद नहीं होता है, ठीक है। ऐसे बोलने वाले कई सारे लोग होते हैं तो इनको इग्नोर करना ही सही रहेगा। चलो, सो हाफ नॉलेज इज ऑलवेज हार्मफुल, ओके। सो एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया। 1950s में कंपनी सेक्रेटरी जैसे प्रोफेशनल की जरूरत महसूस हुई तो 1950s ने हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक कोर्स लाया, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी एक स्थापित की गई और जिसकी तहत GDCS गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कंपनी सेक्रेटरीशिप नाम का कोर्स लाया। अगर इसको वैल्यू नहीं होती तो पहले तो 1955 में महज आजादी के 3 साल बाद ये डिप्लोमा कोर्स गवर्नमेंट शुरू नहीं करता। दूसरी चीज, ठीक है, ये जैसे ही GDCS नाम का कोर्स स्थापित हो गया कुछ सालों में इसके लिए एनरोलमेंट बढ़ने के वजह से कंपनी की स्थापना की गई, ठीक है। सो कंपनी का NPO करके स्थापना की गई थी इन द ईयर 1968। तो ICSI वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज ए कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 में एक NPO स्थापित की गई जिसका रजिस्टर ऑफिस दिल्ली में था। बाद में और 10-12 साल के बाद, ठीक है, ये कंपनी को डिसॉल्व किया गया एंड इट वाज कन्वर्टेड इनटू ए स्टैट्यूटरी बॉडी बाय पासिंग ICSI एक्ट 1980, ठीक है। सो द देन लॉ जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स मिनिस्टर श्री P शिवशंकर, ठीक है, इन्होंने ये बिल लाया था और ये पास अप्रूव होने के बाद ICSI एक्ट बन गया और 2013 ने CS के प्रोफेशनल को यस की KMP में इंक्लूड कर दिया। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा। अब हम शुरुआत करते हैं फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी डिस्कस करने से पहले, ठीक है, फंक्शंस एंड ड्यूटीज डिस्कस करने से पहले, चलो नहीं तो फंक्शंस एंड ड्यूटीज से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है। CS कोर्स को तो हमें लीगल रिकग्निशन मिल गया। CS कोर्स को लीगल रिकग्निशन मिलने के बाद ये CS वाले करते क्या है, ठीक है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस कंपनी सेक्रेटरी, तो मोटा मोटी इनकी फंक्शंस और ड्यूटीज ना अलग अलग एक्ट में मेंशन की गई है। अब जो सबसे पहला एक्ट जिसमें इसके फंक्शंस एंड ड्यूटीज मेंशन की गई है वो है आपका कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 205, ठीक है, कुछ इनकी ड्यूटीज डिफाइन करता है और LODR सेबी के LODR रेगुलेशंस 2015 का रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 जो है वो भी
कुछ इनकी फंक्शंस और ड्यूटीज डिफाइन करता है। तो दोनों की फंक्शंस और ड्यूटीज हम आराम से एक बार देख लेते हैं और उसके बाद अपने डिस्कशन से शुरुआत करते हैं। ये बस इंट्रोडक्शन चल रहा है, बेसिक डिस्कशन अपना चल रहा है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ओके। चलो, सो श्रुति एम क्लियर है, रघुराज यप, शुभम, हर्ष, सिद्धू जी, ओके। चलो, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 205 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, व्हाट आर द फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी, नटशेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्या लगता है, अगर ये 205 भी रीड नहीं करते लेकिन जितनी हमने पढ़ाई लिखाई की है उससे क्या प्रतीत होता है, कंपनीज एक्ट 2013 हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या काम करें हम? पहले तो जो कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस है, ठीक है, जिसमें कई सारे कंप्लायंसेस है, क्या ये कंप्लायंसेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता होते हैं? बिल्कुल नहीं सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, हाँ ऐसा नहीं बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता, लेकिन इतना भी वो पढ़ते नहीं है क्योंकि उनके वो काम की चीज है नहीं। उनको पता है ये जिम्मेदारी ऑलरेडी सीएस ने ले चुके हैं, उसके उनकी कंपनी के सीएस ने ये जिम्मेदारी ले ली है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहली ड्यूटी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझाए, इनकॉर्पोरेशन से लेके डिसोल्यूशन तक जो कंप्लायंसेस है वो सारे कंप्लायंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझाए जाते हैं। वो कंप्लायंसेस उनसे भी करा के लिए जाते हैं, ठीक है। जहां जहां रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो मीटिंग कंडक्ट की जाती है। बोर्ड मिनट्स भी आप ही लोग बनाते हो, मिनट्स बना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सर्कुलेट भी की जाती है, नोटिस देते हो बोर्ड मीटिंग के, उनको बुलाते हो, उनको मैटर क्या डिस्कस करना है ये बता देते हो। बाद में अल्टीमेटली डिसीजन वही लेते हैं, लेकिन गाइड हम उनको करते हैं। जहां जहां कंप्लायंस जरूरी होता है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ फॉर्म्स आरओसी को फाइल करने होते हैं, कुछ इंटीमेशन गवर्नमेंट को देने होते हैं, तो ये इंटीमेशन देने का, फॉर्म फाइलिंग का काम हम करते हैं। कुछ पब्लिक डिस्क्लोजर्स होते हैं, पब्लिक डिस्क्लोजर्स मतलब शेयर होल्डर्स के सामने एनुअल रिपोर्ट रखने हैं, एजीएम कंडक्ट करना है, उसमें कंपनी के फाइनेंशियल्स प्रेजेंट करने हैं, तो ये सारा एनुअल रिपोर्ट ड्राफ्ट करने का काम और उसको शेयर होल्डर तक पहुंचाने का काम, ये भी किसका है? कंपनी सेक्रेटरीज का। तो ये कुछ प्रोविजंस जो आपने कंपनीज एक्ट 2013 में पढ़ी थी, ठीक है, वही यहाँ पे इन्यूमरेट की गई हैं। टू हेल्प द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू अंडरस्टैंड द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट अंडर वेरियस लॉज, ठीक है। सो नॉट ओनली कंपनीज एक्ट, जो भी लेबर लॉज होंगे, पेमेंट ऑफ पोबा है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, प्रोविडेंट फंड एक्ट है, कई सारे एक्ट्स है जिनकी तहत कई सारे कंप्लायंसेस करने होते हैं। तो कंप्लायंस समझाने का पहला काम है टू हेल्प द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू अंडरस्टैंड द कंप्लायंसेस, देन to ensure that the company complies with the secretarial standards। अब ये क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, उसमें से कुछ आप लोगों को दुष्यंत सर ने पढ़ाए होंगे ऑलरेडी, एग्जीक्यूटिव में है ना, ओके। तो ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स के जो कंप्लायंस है वो कंप्लायंस कराने का काम इनका है। टू मेक द डायरेक्टर्स अंडरस्टैंड देयर ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स। डायरेक्टर्स के क्या अधिकार है, क्या जिम्मेदारियां हैं, कहां साइन करने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंस है, ये सारा समझाने का काम कंपनी सेक्रेटरी का है। टू एंश्योर दैट द डिसीजंस आर सपोर्टेड बाय अप्रूवल्स रिक्वायर्ड फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट दैट इज आरओसी एंड अदर अथॉरिटीज, ठीक है। अब कई सारे डिसीजंस को अप्रूवल्स की जरूरत होती है, ऐसा नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसीजन ले लिया तो फाइनल हो गया, नहीं। कुछ केसेस में आपको आरओसी मतलब गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत होती है, कुछ केसेस में शेयर होल्डर की। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग फाइनल डिविडेंड जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं तो कंपनी वो तब तक पे नहीं कर सकती जब तक एजीएम में शेयर होल्डर्स अप्रूव नहीं करते। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रोविजन पता ही नहीं है, तो इनको कौन समझाने का काम करेगा? ये कंपनी सेक्रेटरी समझाएंगे कि भाई डायरेक्टर्स आप सिर्फ प्रपोज करो, पेमेंट का ऑर्डर अभी पास मत करना, पेमेंट के लिए इंतजार करो, शेयर होल्डर्स को अप्रूवल देने दो, उसके बाद ही पेमेंट होगा, ठीक है। अगर आपको आपका रजिस्टर्ड ऑफिस बदलना है, एड्रेस बदलना है, तो ऐसे ही ऑफिस का सामान उठा लिया और निकल गए, ऐसा नहीं है। प्रोसीजर फॉर चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस के जो भी प्रोविजंस है पहले वो फुलफिल कीजिएगा, उसके बाद आप आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पता होता है, उनको कुछ पता नहीं होता, तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने का काम आपका है, डियर कंपनी सेक्रेटरीज आपका है। टू एंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब इन शॉर्ट कंपनी को डिसिप्लिन, पहले तो कानून समझाने का, कानून को फॉलो करवा के लेने का और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का, ये 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं, ठीक है, आपके कोर्स के हैं, आप जैसे प्रोफेशनल्स के हैं, ठीक है। सो दिस एंश्योर्स गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड टू डिस्चार्ज सच अदर ड्यूटीज एज मे बी असाइन्ड बाय द बोर्ड। अब ये तो एक्ट ने बताई गई ड्यूटीज है,
एक्ट ये भी बताता है कि हमने ये ड्यूटीज कंपनी सेक्रेटरी पे डाल दी है, लेकिन इसके अलावा भी बोर्ड इनके ऊपर एडिशनल ड्यूटीज डाल सकता है, जो बोर्ड डालता ही डालता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दो कंपनियों का अमालगमेशन हो रहा है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अमालगमेशन के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, कंसिडरेशन वगैरह फिक्स करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सामने आएंगे। लेकिन क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब भी आता है तो कंपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि वी गिव यू द राइट, देख लो इसके क्या क्या लीगल कंप्लायंसेस है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, आपका कॉम्पिटिशन एक्ट इसके लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं, आपके स्टॉक एक्सचेंजेस का, आपका सेबी का अप्रूवल जरूरी है क्या, आरओसी का अप्रूवल जरूरी है क्या, ये सब डियर कंपनी सेक्रेटरी आप देख लो। ठीक है, जब भी कोई कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वाला एक्शन होता है, अमालगमेशन हो, मर्जर हो, डीमर्जर हो, डिसोल्यूशन हो, तो कोई भी अगर कंपनी का टेक ओवर हो, तो कोई भी ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन होता है, तो उस एक्शन में सबसे पहले कौन आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, तो वो होता है कंपनी सेक्रेटरी। तो इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनके ऊपर एडिशनल जिम्मेदारियां डाल सकते हैं, जिसकी अनुमति सेक्शन 205 दे देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। चलो, सो दिस आर द फंक्शंस व्हिच द कंपनी सेक्रेटरी इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एज पर सेक्शन 205 ऑफ योर कंपनीज एक्ट। बहुत इजी है, सारे के सारे आपको आते हैं। पहला क्या है, कंपनी के लिए कौन से लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, ठीक है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताया जाए। उसके अलावा सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कंप्लायंसेस कराया जाए। उसके अलावा किसी दूसरे एक्ट की तहत कोई कंप्लायंसेस है तो वो भी कंपनी सेक्रेटरी करा के लेता है। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्टर्स को उनकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने का काम कंपनी सेक्रेटरी का ही है। उसके अलावा जो जो अलग अलग स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं उनकी तहत जो जो उनको उनके साथ कम्युनिकेशन करना है, करस्पॉन्डेंस करना है, जैसे कंपनी का एनुअल रिपोर्ट फाइल करने से लेके ये एनुअल रिपोर्ट की कॉपी स्टॉक एक्सचेंजेस को भेजने तक का सारा जिम्मेदारी कंपनी सेक्रेटरी उठाता है। और इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके ऊपर जो एडिशनल जिम्मेदारियां डालेंगे वो आपके कंपनी सेक्रेटरी को करनी होती है। चलो, अब ये डिस्कस करने के बाद हमने LODR रेगुलेशंस 2015 के रेगुलेशन 6(2) की तहत, ठीक है, जो जो फंक्शंस एंड ड्यूटीज कंपनी सेक्रेटरी के लिए बताई गई हैं उसको भी एक बार समझ लेते हैं। पहला है टू एंश्योर द कंप्लायंस एज पर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू कंपनी। अब LODR रेगुलेशंस मतलब आप जानती हो एप्लीकेबल फॉर विच कंपनीज, ऑफ कोर्स लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, सो ये जो लिस्टेड कंपनीज के लिए थोड़ा एडिशनल कंप्लायंसेस है, अनलिस्टेड कंपनीज के अलावा लिस्टेड कंपनीज को अलग से कंप्लायंसेस है। अब लिस्टेड कंपनीज को किसके साथ डील करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ ROC के साथ डील करता है क्या, वो नहीं। ROC के अलावा पिक्चर में कौन आ जाता है, सेबी आ जाता है। ROC के साथ पिक्चर में कौन आ जाता है, स्टॉक एक्सचेंजेस आ जाता है। आपकी कंपनी जिन जिन स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है उनको हर एक चीज का इंटीमेशन देना है। ठीक है भाई, डिविडेंड डिक्लेयर किया 2 इंटीमेशन, बोनस इशू किया 2 इंटीमेशन, बायबैक अनाउंस कर रहे हैं लो अप्रूवल। ठीक है, सो हर एक चीज का इंटीमेशन कि न केवल गवर्नमेंट को देना है बल्कि गवर्नमेंट के साथ स्टॉक एक्सचेंजेस को भी देना है। ठीक है, कुछ कुछ जगह सेबी के भी अप्रूवल चाहिए होते हैं, वो भी लेने हैं। तो ये सारे LODR रेगुलेशंस में बताया। देखो, टू एंश्योर द कंप्लायंसेस एज पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू कंपनीज, कोऑर्डिनेट विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, स्टॉक एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटरीज टू एंश्योर करेक्टनेस, ऑथेंटिसिटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज फाइल्ड बाय द कंपनी। कंपनी जो जो इंफॉर्मेशन फाइल करेगी इन पब्लिक डोमेन्स पे, ठीक है, इन स्टैट्यूटरी बॉडीज पे जो जो इंफॉर्मेशन फाइल होती है दैट इज ऑलवेज ओपन फॉर द जनरल पब्लिक। जो जो आप चीज़ें स्टॉक एक्सचेंजेस को फाइल करोगे, जो जो आप चीज़ें कहीं आपके वेबसाइट पे, कंपनी के वेबसाइट पे अपलोड करोगे, तो ये सारे पब्लिक डोमेन में ओपन हो जाता है। तो अगर आपने उसमें गलत इंफॉर्मेशन दी होगी तो दिस विल रिजल्ट इनटू मिसलीडिंग ऑफ द इन्वेस्टर्स। ठीक है, और इन्वेस्टर्स को मिसलीड करते हो तो उसके बहुत जबरदस्त कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है, इसमें से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो आप सेबी में पढ़ चुके हो, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस अब हम धीरे धीरे प्रोफेशनल लेवल पे पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें भी पढ़ेंगे और CR कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के सब्जेक्ट में भी पढ़ेंगे। उसके अलावा ये एक जिम्मेदारी है, ग्रीवेंस रिड्रेसल। ओके, अब कई सारे ग्रीवेंसेस होते हैं लोगों के, सर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का अब डीमर्ज हो चुकी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। सर लेकिन मेरे डीमैट अकाउंट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर ही नहीं आया, तो क्या मैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फोन करके पूछूंगा, डियर मुकेश अंबानी जी, मेरे डीमैट अकाउंट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर क्यों नहीं दिख रहा, बताओ। यहाँ पे नहीं जा सकते भाई। तो फिर कहाँ जाएंगे आप, लीगल डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट को, उनके साथ करस्पॉन्डेंस करोगे, उनको मेल भेजोगे, मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर क्यों नहीं दिख रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके, मेरे पास रिलायंस के शेयर्स थे, जब जो
आखिरी तारीख थी, अंतिम तारीख थी, ठीक है, उस वक्त रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेरा नाम था, ठीक है, और मेरे पास रिलायंस के शेयर्स भी थे, लेकिन उसके बावजूद मुझे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो ये ग्रीवेंस जो है आपका कौन सॉल्व करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, ठीक है। यस, द डियर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, दैट इज द कंपनी सेक्रेटरीज एंड हिज टीम, दे विल यस सॉल्व ऑल योर ग्रीवेंसेस। तो आपकी जो भी कंप्लेंट्स है, इन्वेस्टर्स की जो भी कंप्लेंट्स है, उनका जो भी समस्या है, वो इस डिपार्टमेंट के पास आती है। 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय दिस डिपार्टमेंट ओनली। चलो, सो मुन्ना श्रीवास्तव, यस सती सही कह रहा है भाई, मैंने भी, मेरा कजिन सीएस है, वो भी स्ट्रगल कर रहा है बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर है शायद बेसिक नेसेसिटीज़ आई बिलीव इनके, और इसके लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। ओके भाई, 5 साल लग गए, फिर एक्सपीरियंस लिया, तभी भी उसकी सैलरी 22,000 है। वाह, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं पता नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो देवी और सुजनो, कोई बात नहीं, अगर आपकी ऐसी समस्या है, उससे अच्छा आइकन के लिए आप काम कीजिएगा, आपको उससे ज़्यादा पगार दे देंगे हम, चिंता ना करें। ओके, सो अब देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, क्या ही कहें इनको। हाँ बिल्कुल, अभी जैन ही सही, एकदम सही जवाब दिया है। चलो, सो लेट अस बिगिन। सो शायद 22,000 वाले सारे फास्ट ट्रैक बैचेस वाले हैं, या वन डे मैराथन वाले बच्चे दिख रहे हैं सारे। ओके, सो अब लेट अस नॉट कमेंट, लेट अस मूव अहेड। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, शुरुआत करते हैं। सो अब एक केस लॉ है रिलेटिंग टू द ड्यूटीज दैट शुड बी, फंक्शंस एंड ड्यूटीज, एक छोटा सा केस लॉ है बस आपको ये समझने के लिए, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। तो ये केस लॉ है मयंक अग्रवाल वर्सेस मेसस टेक्नोलॉजी फ्रंटियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जो रेस्पोंडेंट कंपनी है। ओके, इनका ये केस लॉ है। केस लॉ समझाने के लिए आपको सेक्शन 90 सबसेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की प्रोविजंस मोटा मोटी शायद पता होनी जरूरी है। सेक्शन 90 सबसेक्शन 5 याद है? ऑनलाइन वालों, बच्चे अगर 95 याद है तो जरा बता दो, सेक्शन 90 सबसेक्शन 5 याद है तो। अथर्व जी, सेक्शन 90 सबसेक्शन 5। श्रुति जी, जय सुतार जी, सेक्शन 90 सबसेक्शन 5। रघुराज जी, शुभम राघव जी, सेक्शन 90 सबसेक्शन 5 किसी को याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है तो बस कमेंट करके बता देना किससे रिलेट करता है सेक्शन 90 सबसेक्शन 5। पता है कुछ? याद नहीं, भूल गए। ओके, चलो, सो यस, ओके, सो देवी और बिल्कुल सही है। ओके, सो देखो, सेक्शन अथर्व जी एसबीओ, सेक्शन 5 इज अबाउट एओए, सेक्शन 90 सबसेक्शन 5, 90 सबसेक्शन 5। ओके, चलो, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, चिंता मत करो, चलो मैं बता देता हूँ, पहले वो सेक्शन बता देता हूँ, उसके बाद केस लॉ बता देता हूँ, मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। यस, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप, बिल्कुल सही है अथर्व जी। ओके, सो चलो, अब सेक्शन 90 सबसेक्शन 5 के तहत अगर किसी भी इन्वेस्टर ने कंपनी में सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल स्टेक अक्वायर किया होगा, मतलब एग्जांपल के लिए समझ लीजिएगा 25% से ज्यादा स्टेक अक्वायर किया, ठीक है, तो समझो मिस्टर एक्स ही इज वन ऑफ द शेयर होल्डर, और उन्होंने समझो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 30% शेयर अक्वायर किया। शेयर अक्वायर करने के बाद ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स बन चुके हैं, तो इन्होंने कंपनी को इंटीमेट करना है कि उन्होंने इतना परसेंट स्टेक अक्वायर किया है, ठीक है। स्टेक अक्वायर करने के बाद आई बिलीव 30 डेज का टाइम लिमिट है, 30 दिन का अप्रोक्सीमेट टाइम लिमिट है, 30 दिन के अंदर उन्होंने कंपनी को इंटीमेट करना है कि आपकी कंपनी में मैंने 25% से ज्यादा स्टेक अक्वायर कर लिया है। ओके, अब अगर ऐसा जो स्टेक होल्डर है जिसने सिग्निफिकेंट ओनरशिप अक्वायर किया, वो अगर कंपनी को इंटीमेट नहीं करता, तो कंपनी हैज द राइट कि कंपनी एनसीएलटी में जाए और एनसीएलटी से इनको नोटिस भेजे। ओके, तो ट्रिब्यूनल के पास जाएगी और ट्रिब्यूनल को बोलेगी कि इनको नोटिस भेजो। किस चीज का नोटिस भेजो? कि अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करे,
कि कितना परसेंट इन्होंने स्टेक एक्वायर किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, खुद या अपने रिश्तेदार से के साथ मिलके कितना परसेंट आपका स्टेक हो रहा है, ये डिस्क्लोजर दे दे। ओके, तो अब ऐसा ही एक व्यक्ति ने स्टेक एक्वायर किया था, ठीक है, लेकिन इसने कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया, उसका टाइम लिमिट खत्म हो गया। टाइम लिमिट खत्म होने के बाद कंपनी के बिहाफ पे कंपनी सेक्रेटरी चला गया, ठीक है, ट्रिब्यूनल में चला गया और ट्रिब्यूनल को बता दिया कि देखो हमें इस इंसान पे शक है, इसने सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एक्वायरी किया है और वो डिस्क्लोजर नहीं दे रहा है, इसका 30 डेज का टाइम लिमिट भी खत्म हो चुका है। तो फिर ट्रिब्यूनल से उसको नोटिस गया, नोटिस जाने के बाद इसने इस नोटिस को चैलेंज किया, बोला कि कंपनी सेक्रेटरी डज नॉट हैव द पावर, ठीक है, एनसीए मतलब ट्रिब्यूनल में जाने का उनके पास अधिकार है ही नहीं, कंपनी सेक्रेटरी के पास अधिकार नहीं है। क्यों नहीं अधिकार कंपनी सेक्रेटरी के पास? व्हाई डज द कंपनी सेक्रेटरी डज नॉट हैव द राइट? क्योंकि उसने पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेना चाहिए था, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी चाहिए थी, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी सेक्रेटरी को राइट देना चाहिए था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने राइट देने के बाद फिर क्या करना चाहिए था, उसने ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए था, ट्रिब्यूनल को नोटिस देना, ट्रिब्यूनल में इंटीमेट करना चाहिए था, ठीक है, और बाद में फिर ट्रिब्यूनल से उसको ऑर्डर आता तो ही वॉज लाइबल टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। ऐसा कंटेंशन था, किसका? मयंक अग्रवाल जी का कंटेंशन था। तो बहुत प्यारा केस लॉ है। इस केस लॉ में, ठीक है, क्या कवर करना चाहते हैं हम, क्या एक्सपेक्टेशन है इस केस लॉ से हमारी, वो हम पहले समझ लेते हैं। क्या कंपनी सेक्रेटरी को पावर है कंपनी के बिहाफ पे एक्ट करने का? डज द कंपनी सेक्रेटरी हैज द पावर टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी? है या नहीं? क्या लगता है ऑनलाइन वालों? आप भी फटाफट जवाब दे दीजिएगा। अतर भाई आप इग्नोर, ओके नहीं कर रहा, चलो। सो किसी को पता है तो बता दीजिएगा। सतवीर सिंह जी, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको इग्नोर नहीं करते सतवीर सिंह जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। सो वी वुड डेफिनेटली ट्राई टू अंडरस्टैंड योर कंसर्न बेटा, लेकिन अभी प्लीज अलाउ ऑल ऑफ अस टू गेन एज मच नॉलेज एज पॉसिबल। तो आपकी भावनाओं की हम बिल्कुल कदर करते हैं, बिल्कुल कोई भी बुली नहीं कर रहा है आपको, बस समझाने की कोशिश करता है। सतवीर जी, रियलिटी थोड़ी सी अलग है, जो आप समझ रहे हो, जिस चश्मे से आप चीज़ों को देख रहे हो, शायद उस चश्मे से पे थोड़ी सी धूल जमा हो चुकी है, थोड़ा सा साफ करना जरूरी है सतवीर जी, आपको बस इतना ही कहना चाहेंगे हम। ओके, नो बीओडी हैज सच पावर। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है। सतवीर जी को कहना है कि वो कहते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी के पास पावर नहीं है। चलो, तो अब इस केस लॉ में क्या बताया गया, ठीक है। सॉरी, मयंक अग्रवाल, आई बिलीव ही वाज द, नहीं नाम यहाँ पे गलत हुआ है, ठीक है, छोड़ दीजिएगा। हाँ, ये कंपनी सेक्रेटरी है और ये डायरेक्टर है जिन्होंने इसको चैलेंज किया था। तो अब डायरेक्टर का पहले तो नोटिस देना चाहिए था 19(5) में, टू डिस्क्लोज द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर्स, ठीक है। इन्होंने अपना 95 के मुताबिक, 90 सबसेक्शन 5 के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी के अंदर क्या डिस्क्लोज करना चाहिए था? बेनिफिशियल इंटरेस्ट, ठीक है, ऐसा कंपनी सेक्रेटरी का मानना था, और उसने इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया, इसलिए हम ट्रिब्यूनल के पास गए और ट्रिब्यूनल से, ठीक है, हमने इनको नोटिस भेजा और इस चीज को इन्होंने चैलेंज किया। अब चैलेंज किस बेसिस पे किया? डायरेक्टर का कंटेंशन क्या था? डायरेक्टर कह रहे थे सीएस डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू टेक एक्शन अंडर सेक्शन 90 सबसेक्शन 5 ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। कंपनी के बिहाफ पे वो इस प्रकार का नोटिस नहीं दे सकते, ये डायरेक्टर का मानना था। अब कंपनी सेक्रेटरी ने क्या कंटेंशन दिया? आई हैव लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी क्या होता है? आई हैव लोकस स्टैंडी मतलब मुझे लॉ ने अधिकार दिया है कंपनी के बिहाफ पे जो जो कंप्लायंसेस है वो कैरी आउट करने का, बाय लॉ आई हैव द राइट, ठीक है। एंड नॉट ओनली दैट, जब मेरा अपॉइंटमेंट किया गया, बोर्ड रेजोल्यूशन पास की थी तब, या मेरे अपॉइंटमेंट के वक्त, ठीक है, जब मुझे ऑफर लेटर दिया गया तो उस वक्त मेरे से जो एक्सपेक्टेशंस रखी है कंपनी ने, तो जो जो कंप्लायंसेस है, जिस किसी एक्ट में कंपनी ने ये कंप्लायंसेस करने के लिए बोला गया है, तो बाय डिफॉल्ट कंपनी के की मैनेजरल पर्सनल्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द कंप्लायंसेस, ठीक है। ऐसा कंपनी सेक्रेटरी का मानना था, ठीक है। एंड वो कंप्लायंस करने का अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुझे दिया था और उसी अधिकार के तहत मैंने नोटिस दिया है, ठीक है। ऐसा किसका मानना था?
कंपनी सेक्रेटरी का मानना था। आई हैव लोकस स्टैंडी एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट टू परफॉर्म द ड्यूटीज अंडर कंपनीज एक्ट। अब दोनों ने अपने अपने कंटेंशन सामने रखे हैं, कौन सही कौन गलत। ओके, सो के नाम का कोई स्टूडेंट है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, लेकिन मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट पूरा किया नहीं है, अभी तक जजमेंट आना बाकी है, पहले लेट अस अंडरस्टैंड द जजमेंट। ओके चलो, सो अब कोर्ट का जजमेंट क्या है देखो। अब कोर्ट ने बहुत प्यारा जजमेंट दिया, एज पर सेक्शन 90 सब सेक्शन 5 द कंपनी हैज द राइट टू एंश्योर कंप्लायंसेस एंड सच कंप्लायंसेस शैल बी डन बाय की मैनेजरियल पर्सनल। मतलब कंपनीज एक्ट के तहत जो जो कंप्लायंसेस है वो कंप्लायंसेस करने का अधिकार कंपनी के पास है, और कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल बॉडी, कंपनी खुद कोई कंप्लायंस नहीं कर सकती, तो कंपनी कंप्लायंस किसके थ्रू करती है, केएमपीस के थ्रू करती है। और उसके बाद जो नरेशन आया था उनका, सीएस इज ए केएमपी एंड हैज acted promptly to ensure the compliances and hence his action is justified। तो इसके लिए उनको बोर्ड का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी की छोटे छोटे कंप्लायंसेस करने के लिए हर एक चीज के लिए बोर्ड की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। इन गुड फेथ ही हैज एक्टेड एंड एज केएमपी हैज एक्टेड एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 51 ऑफ योर कंपनीज एक्ट। ठीक है, केएमपी की जो डेफिनेशन है उसमें कौन कौन आता है, सीईओ, एमडी, मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, CFO and such other officers other than one level below the directors who are in whole time employment designated as key managerial personnel by the board and such other officers as may be prescribed। तो ये सारे के सारे लोग किसकी डेफिनेशन में आते हैं, केएमपी। क्या कंपनी सेक्रेटरी केएमपी की डेफिनेशन में आता है, यस। तो सेक्शन 251 की मदद से कोर्ट ने ये जजमेंट पास कर दिया कि जो यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी ने नोटिस इशू किया है इन द कैपेसिटी ऑफ केएमपी, ही हैज इशूड द नोटिस एंड ही हैज द कंप्लीट राइट टू इशू दैट नोटिस। ठीक है, सो याद रखना जो अभी हमने फंक्शंस पढ़े कंपनीज एक्ट के तहत, ठीक है, एज वेल एज जो जो एलओडीआर रेगुलेशंस के तहत जो फंक्शंस हमने पढ़े, क्या वो फंक्शंस आपको कैरी आउट करने के लिए किसी का अप्रूवल लेने की जरूरत है क्या, नहीं। बाय डिफॉल्ट यू हैव द एक्ट इटसेल्फ हैज गिवन यू द राइट टू परफॉर्म दिस फंक्शंस एंड ड्यूटीज। इनफैक्ट अगर आप जान के भी ये फंक्शंस परफॉर्म नहीं करते तो ऐसे केस में यू विल बी ट्रीटेड एज द वन इन डिफॉल्ट। ठीक है, सो आज के लिए दोस्तों हम यहीं पे रुकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे रोकने की बारी है। कल के लेक्चर में कई सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है अगले लेक्चर में। सो प्लीज डोंट मिस, सारे लेक्चर्स अटेंड करते रहिएगा। और जैसे मैंने बताया आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया होगा तो कृपया अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा लीजिएगा। सो उसके अलावा किसी को कुछ क्वेरी है तो प्लीज डू आस्क। चलो, तो सतवीर सिंह जी शायद ये केस लॉ पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा दुखी हो चुके हैं, और दुखी होने के बाद मुझे पता नहीं सतवीर जी आपको इतना दुख क्यों हो रहा है कि कंपनी सेक्रेटरी को केएमपी का दर्जा मिला है इसलिए, तो कोई बात नहीं। सो सतवीर जी, माय कंडोलेंस इज कंप्लीटली विथ यू। ओके, सो आज के लिए यही